हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज। आज की वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मेजरिंग टूल, आपका एक टॉपिक है मेजरमेंट एंड एवेलुएशन सब्जेक्ट से, उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। मैं हर वीडियो में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही डिस्कस करती हूँ जो यूजलेस होते हैं, मतलब बहुत रेयर चांसेस होते हैं जिनके आने के, उनकी मैं बात नहीं करती हूँ अपनी वीडियोस में, क्योंकि वो तो बुक में भी आपके मेंशन है। यहाँ पर वीडियो में मैं उन्हीं टॉपिक्स को या उन्हीं पॉइंट्स को ज़्यादा शो करती हूँ जो आपके बुक से थोड़े हटके हों और जिनकी वैल्यू हो, जो आपके लिए वैल्यूबल हो कि हाँ, आपने एक वीडियो में देखा, उसको पढ़ा, 16 मार्क्स का आया, तो आप उसको कर सके वहाँ पर जा कर के। अगर मेरी वीडियो में और बुक में सेम ही कंटेंट होगा तो फिर डिफरेंस ही क्या होगा, फिर तो आप बुक से भी पढ़ाई कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे जो भी मैं वीडियोस में आपको चीज़ें बताऊँगी वो मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत ही ईज़ी और अपनी लोकल लैंग्वेज में आपको जितना समझा सकूँ उतने अच्छे से समझाने का ट्राई करती हूँ। इस वीडियो में भी मैंने यही कोशिश करी है। मेज़रमेंट एंड इवैल्यूएशन में आपकी मोस्टली वीडियोस मैंने डाल दी हैं, आप इसमें चैनल पे चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में नीचे मेंशन कर दूँगी। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जो भी पॉइंट्स हैं उनको बहुत अच्छे से समझने को कोशिश करिएगा। ये क्वेश्चन भी आपका 16 मार्क्स का आ सकता है। सबसे पहली बात हम कर लेते हैं मेजरिंग टूल्स की। मेजरिंग टूल्स होते क्या हैं? तो बीइंग अ टीचर अगर हम बात करें सिंपल वे में जा कर के, तो हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं या हम उनको जानना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं, उनकी क्वालिटीज़ एबिलिटीज़ को चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम उनका एक टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, किसी भी फॉर्म में, मतलब हम उन्हें चेक करते हैं, उनकी क्वालिटीज़ को और इंटेलिजेंस, इन सब चीज़ों को हम मेज़र करते हैं। तो मेज़र करने के लिए जो मेज़रिंग टूल्स होते हैं वो क्या-क्या होते हैं? तो मेज़रिंग टूल्स जो हैं वो मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। आपको मैं वीडियो का लिंक भी नीचे दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेज़रिंग टूल्स की बात करेंगे, मतलब जो मेज़रिंग टूल्स होते हैं, आपके टेस्ट हो गया, आपका इन्वेंटरीज़ हो गई, क्वेश्चनायर हो गया, इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एक गुड मेज़रिंग टूल में क्या अच्छी मतलब क्वालिटीज़ होनी चाहिए, सो दैट कि आपको जो रिज़ल्ट मिले वो एकदम परफेक्ट मिले। तो यहाँ पे हम उन मेज़रिंग टूल्स की बात करेंगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बात करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है वो सिंप्लिसिटी है। नोट्स के लिए आप वीडियो में सुनते जाइएगा और उसे कहीं नोट डाउन भी कर लीजिएगा, सो दैट कि आपको एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में आराम हो। इसके अलावा जो मेरे पास हैंड रिटन नोट होंगे वो मैं आपको दे दूँगी, शॉर्ट्स में मैं उनको अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन कम होने की वजह से मैं यहाँ पर ऐसे बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं दे पाई आपको, या तो फिर मैं टाइम लेती वीडियोज़ को अपलोड करने में और एग्ज़ाम आपके सर पे ही है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी और आप उसी से नोट्स बना लेंगे, देन मैं उसको शॉर्ट्स में अपलोड कर दूँगी। तो सबसे पहला आपका सिंप्लिसिटी है। सिंप्लिसिटी मीन्स दैट द टेस्ट शुड बी रिटेन इन अ क्लियर, करेक्ट, सिंपल लैंग्वेज। मतलब जो भी आपका मेजरिंग टूल है, यहाँ पे मोस्ट मतलब इम्पॉर्टेंट जो होता है या नोन हमारे पास होता है स्कूल लेवल पे, वो हमारा एक टेस्ट ही होता है। तो मैं यहाँ पे टेस्ट को ही लेके बात कर रही हूँ, बट ये जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपके सारे मेजरिंग टूल्स के साथ जाएंगे, खाली टेस्ट की ही बात नहीं होगी। सिर्फ आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे टेस्ट की बात कर रहे हैं। हाँ, तो अगर हम बच्चों का ओवरऑल जानना चाहते हैं कि कहाँ पे उसकी क्या पोजीशन पहुँची, कैसी उसकी मेंटल एबिलिटी है, ये सब कुछ, तो हम एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं। अब जब हम उस टेस्ट को कंडक्ट कर रहे हैं तो टेस्ट कैसा होना चाहिए? पहली बात तो टेस्ट में जो भी चीज़ें मेंशन्स हैं, जो भी वर्ड्स हैं, जो भी सेंटेंसेस हैं, दैट शुड बी क्लियर, सही लिखा होना चाहिए, दिखना चाहिए, प्रॉपर विजिबल हो बच्चों को, ऐसा नहीं हाफ ब्लर है, ऐसा वैसा करके है। देन करेक्ट, जो भी वर्ड है वो करेक्ट हो, और जो भी लैंग्वेज लिखी हो वो लैंग्वेज भी सिंपल होनी चाहिए, मतलब बच्चों के समझ में आनी चाहिए। पता चल रहा है आप टेस्ट बना रहे हैं छोटे बच्चों का और लैंग्वेज लिख रखे हैं एकदम से आपने, वहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल की बहुत बड़े बड़े हाई लेवल के बच्चों की लैंग्वेज में आपने बातें कर दी, नहीं। तो जैसा आपके बच्चे का लेवल है, आपके टेस्ट का भी लेवल उतना ही होना चाहिए। देन हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिविटी की।
Objectivity of test refers to the degree to which equally competent score obtain the same result. मीन्स एग्ज़ाम जो होते हैं वो कहा गया है कि जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होने चाहिए। जैसे मोस्टली एग्ज़ाम्स आप आजकल देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव में, सब चीज़ में, वहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स की ही बात करी जाती है, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स को इतना नहीं लिया जाता है। क्यों ऑब्जेक्टिव की बात होती है? ऑब्जेक्टिव की बात इसलिए होती है सो दैट जो एग्ज़ामिनर है ना, उसका कोई भी पर्सनल ओपिनियन वहाँ पर ना आए कॉपी को चेक करते टाइम, जिससे कि जो आपका टेस्ट है उसकी स्कोरिंग पे कोई इफ़ेक्ट पड़े। अगर हम बात करें सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव में एक आपको भी पता है कि वो एक अपना मेज़रमेंट रखते हैं कि अच्छा बच्चे ने इतने वर्ड्स का आंसर लिखा तो हम इतना नंबर दे देंगे, या इतने पेज का आंसर लिखा तो हम इतना नंबर दे देंगे। तो वहाँ पर उनको पता है कैसे हमें देना है, प्री डिसाइडेड है, उन्होंने एक अपना पर्सनल ओपिनियन बना रखा है पहले से ही। बट ऑब्जेक्टिव टेस्ट में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, इसीलिए आपने देखा है कि आजकल जो टेस्ट हो रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं सब्जेक्टिव के कंपैरिजन में। आई होप ये ऑब्जेक्टिविटी भी आपकी क्लियर हो गई होगी। देन है आपका प्रैक्टिकेबिलिटी या प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकलिटी का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकलिटी मीन्स दैट द टेस्ट इज़ ईजी टू डिज़ाइन। जो टेस्ट हो वो बहुत ईजी होना चाहिए। जैसे हमने सिंप्लिसिटी में बात की है, हम सेम यहाँ पे भी वही बात करते हैं। मतलब वो ईजी हो कि उसको जो बनाया जा रहा है तो उसकी डिज़ाइनिंग भी ईजी होनी चाहिए, ईजी टू एडमिनिस्टर, ठीक है, एंड ईजी टू स्कोर, मतलब कि इतना ईजी हो कि प्रॉपर से हम उसको, मतलब इकोनॉमी होनी चाहिए, एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। टाइम का भी कोई ऐसा नहीं है कि बनाने में ही आपको बहुत समय लग रहा है, नहीं। अगर आपका जो टेस्ट है वो बहुत कम टाइम में बन जाए, ऐसा टेस्ट हमें डिज़ाइन करना है। फ्लेक्सिबल और यूजेबल भी होना चाहिए जो हमारा टेस्ट है, जिससे कि जब हमने कंडक्ट कराया तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ठीक है, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं था कि हमें उसको कंडक्ट कराने में बहुत पैसे हमारे चले गए, ठीक है। और अगर आपका हर चीज़ चल रही है तो आपका इसमें रिज़ल्ट भी जो है वो बहुत ही जल्दी निकल कर आ जाता है इस टाइप के एग्ज़ाम्स का। देन रिलायबिलिटी की बात कर लेते हैं। रिलायबिलिटी क्या होती है? हाउ कंसिस्टेंटली अ मेथड मेजर्स समथिंग। कितनी बार, ठीक है, एक ही मेथड से हमने उस टेस्ट को मेज़र किया, ठीक है। If the marks using the same method under the same circumstances, the same measurement is considered reliable. अगर मैं आपको इजी वे में बोलूँ तो जैसे मान के चलिए कि मैं क्लास 6 की क्लास टीचर हूँ और मैंने क्लास 6 में जीके पढ़ाती हूँ और मैंने बच्चों का जीके का टेस्ट लिया, तो उसमें एक बच्ची का हम मानते हैं कि टेस्ट में हमारे 80 मार्क्स आए 100 में से, ठीक है। अब कल को मैं उसको 3-4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद में उसको सेम पेपर देती हूँ, पेपर में मैंने कोई चेंजेस नहीं किया, मैंने उसको एग्जैक्ट पेपर दिया, बट उसको इस बार 100 में से सिर्फ 60 मार्क्स ही आते हैं। तो क्या हो रहा है कि 20 मार्क्स का डिफरेंस आ गया, जबकि पेपर तो वही था। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये टेस्ट रिलायबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर हम सेम मेथड का यूज़ कर रहे हैं, सेम चीज़ें दे रहे हैं, तो फिर हम चाहे जितनी बार यूज़ करें, हमें वहाँ पर सेम मार्क्स ही ऑब्टेन करना होगा, उस बच्चे का सेम मार्क्स आना चाहिए। और अगर नहीं आ रहा है तो ये टेस्ट फिर आपका रिलायबल नहीं है। और क्यों नहीं है? हो सकता है कि बच्चे को ज़्यादा टाइम ना मिला हो पढ़ने का, हो सकता है हमने उस पर प्रॉपर अटेंशन ना दी हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ सकती हैं। देन मेजरेबिलिटी। मेजरेबिलिटी क्या होता है? इट शुड मेज़र द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड। मतलब जो भी आपका मेजरिंग टूल है उसका गोल जो है वो ये होना चाहिए कि जो हमारा गोल प्री डिसाइडेड है, मतलब जिस चीज़ के लिए हमने ये टेस्ट किया है, बनाया है, हमें वो रिज़ल्ट मिले, हमारा वो गोल अचीव हो। देन हमारे पास है नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या होते हैं? नॉर्म्स को हम सिंपली यहाँ पर मानक भी जानते हैं। गुड टेस्ट शुड हैव नॉर्म्स। कोई भी अच्छा टेस्ट अगर है तो
उसके पास नॉर्म्स होने चाहिए, उसका कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए, कुछ एवरेज होना चाहिए। अब जो आपके नॉर्म्स हैं वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं, वो आपके एज नॉर्म्स भी हो सकते हैं, मार्क्स के नॉर्म्स भी हो सकते हैं, क्लास नॉर्म्स भी हो सकते हैं। कैसे? जैसे कि अगर आपने 4 ईयर के बच्चों के लिए टेस्ट बनाया है, ठीक है, तो वो टेस्ट आपका 4 ईयर के बच्चे के लिए हो कि आपने सिमिलर अल्फ़ाबेट मैचिंग बना दी, तो ठीक है, वो 4 साल का बच्चा उस टेस्ट को कर ले जाएगा। लेकिन अब आप उठा कर के रीज़निंग के क्वेश्चन 4 साल के बच्चे को दे देंगे तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एज नॉर्म्स आपके फॉलो हो रहे हैं। इसी तरीके से सेम क्लास नॉर्म्स के लिए भी हम बात कर सकते हैं कि अगर आपने 8th क्लास का पेपर उठा करके 6th क्लास को दे दिया तो वो उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो नॉर्म्स हैं, उसकी जो टेस्ट हैं, उसको उसी तरह से ही डिज़ाइन करना चाहिए। अगर आप क्लास के अकॉर्डिंग देखें तो 6th क्लास का जो पेपर है, जो टेस्ट है, वो 6th क्लास के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ये नहीं कि आपने 8th क्लास के अकॉर्डिंग दे दिया, तब तो बच्चे वो कर ही नहीं पाएंगे बिल्कुल भी। देन नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट। A test should be enjoyable so that it gain the cooperation of the student। देखिए, अगर आपका टेस्ट enjoyable नहीं है, बच्चों के समझ नहीं आ रहा है, तो बच्चे ना तो उसको समझ पाएंगे, ना तो उस टेस्ट को देने में इंटरेस्टेड होंगे, और ना ही वो आपके साथ किसी भी टाइप का कोऑपरेट करेंगे, और ना ही वो आपके अकॉर्डिंग मार्क्स को गेन कर पाएंगे। तो टेस्ट में बच्चों का इंटरेस्ट होना मैंडेटरी होता है, ठीक है। ना तो टेस्ट इतना इजी हो कि बस बच्चे ने देखा हो गया, ना इतना टफ हो कि वो मार्क्स ही ना ला पाए। इट शुड बी मोटिवेटिंग, ठीक है। आपका टेस्ट जो हो वो प्रॉपर बच्चे के लायक होना चाहिए कि उसके लिए हाँ वो कर रहा है तो वो उसमें एक ऐसा मार्क्स स्कोर कर रहा है जो उसके लिए मोटिवेटिंग है। ये नहीं कि ये बहुत ही ईजी हो गया या बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया। देन हम बात कर लेते हैं वैलिडिटी की। वैलिडिटी क्या होती है? वैलिडिटी इज़ द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इज़ टू क्लेम टू मेजर। मतलब कि जो टेस्ट की वैलिडिटी है वो प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम कहें कि हम अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक है, या अगर मैं कह दूं मैं अपने बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ, ठीक है। अब मैं उनकी मेंटल एबिलिटी चेक करना चाहती हूँ, और लेकिन मैंने उन्हें पेपर उठा के किसका दे दिया? जीके का। तो अगर मैं मेंटल एबिलिटी चेक कर रही हूँ तो मुझे वहाँ पे जीके का पेपर देने की क्या ज़रूरत पड़ गई? वहाँ पे तब ये टेस्ट आपका क्या होगा? वैलिड नहीं होगा, मान्य नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पर मेंटल एबिलिटी चेक कर रहे हैं, ना कि आप जर्नल एबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका टेस्ट हो वो वैलिड होना चाहिए। देन लास्ट है आपका आइटम एनालिसिस। आइटम एनालिसिस इज़ अ statistical technique which is used for selecting and rejecting the items of the test on the basis of their difficulty value। ठीक है, मतलब कि आइटम एनालिसिस क्या है कि हम अपना जो टेस्ट बना रहे हैं या हमने जब मेज़र कर लिया है तो उसको करने के बाद में हम जो हमारे लिए ज़रूरी पॉइंट्स हैं उनको हम अपने टेस्ट में ऐड कर सकें, और जो हमारे ज़रूरी पॉइंट्स नहीं हैं, जो हमारे काम की चीज़ें नहीं हैं उस टेस्ट की, उनको हम वहाँ से रिमूव कर सकें। तो यहाँ पे मैंने 9 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी है। आपके लिए 5 और 6 सफिशिएंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे ये क्वेश्चन आपको सिंगल नहीं देखने को मिलेगा, आगे एक क्वेश्चन आपका लगा रहेगा कोई ना कोई, और अगर नहीं भी होता है तो आप मेजरिंग टूल को मेंशन करके थोड़ा सा और इन 9 पॉइंट्स को भी इजीली मेंशन कर सकते हैं। आप जिन जिन पॉइंट्स आपको जो पॉइंट्स ईजी लग रहे हैं उनको अच्छे से समझ लीजिए और उन पॉइंट्स को आप वहाँ पर लिख के आ सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप लोगों के पास किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो एग्ज़ाम के पहले ही मुझे बता दें, तो मैं उसका वीडियो बना दूँ, आपको मैं टाइमली हेल्प भी कर पाऊँ।